हेलो एंड वेलकम बैक टू इजी परीक्षा। हम पॉलिटी के लेक्चर्स कवर कर रहे हैं और अभी तक हमने पढ़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935 एंड देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। उस एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया। उस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के 5 स्टेजेस में डिस्कशन हुई, उसमें अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए, कमिटी ने अपनी रिपोर्ट्स दी, फिर इनके अकॉर्डिंग और भी प्रोविजंस ऐड किए गए, देन फाइनली उस कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया गया एंड अडॉप्ट किया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे संविधान लागू होगा 26 जनवरी 1950, जिसको हम रिपब्लिक डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। और संविधान से रिलेटेड जितने भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, और इस लेक्चर का नाम ही है इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So we are studying about Constitution of India, यानी भारत का संविधान। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, सो हमने एक बार मैं आपको टर्म बता देती हूँ। पहले तो ये अडॉप्ट हुआ कब? 26 नवंबर 1949, ठीक है। अडॉप्ट। अब इस अडॉप्ट का मतलब क्या है? क्योंकि अडॉप्ट तो हुआ 26 नवंबर को, और ये हुआ इट केम इनटू फोर्स, इट केम इनटू फोर्स। इसको बोल सकते हैं इम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंटेशन कब से शुरू हुआ संविधान का? पास तो वो पहले ही हो गया था, राइट। इम्प्लीमेंटेशन या फिर हिंदी में लागू होना, कब से ये लागू हुआ? दैट इज 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। सो अडॉप्ट का मतलब ये है कि बेसिकली हमने इस दिन इस संविधान को, जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था, उसको पास किया। इट वाज पास्ड ऑन दिस डे, और हमने इसको अडॉप्ट किया। मतलब नाउ वी हैव इट, नाउ वी हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक हमारे पास संविधान था नहीं अपना। सो अब फाइनली 26 नवंबर 1949 को ये हुआ कि संविधान हमारे पास आ गया। अब चाहते तो उसको तभी लागू भी कर सकते थे, लेकिन लागू करने के लिए हमारे जो उस वक्त जो हमारे नेता थे, तो उनका मानना ये था कि इसको उस दिन लागू करना चाहिए जिस दिन सेलिब्रेट करते वक्त हम देशवासियों के मन में जो पैट्रियोटिज्म की फीलिंग है, जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, वो बहुत ही एकदम चरम सीमा पे रहनी चाहिए, और वो हमेशा हमें याद रहना चाहिए। तो 26 जनवरी का जो डेट है, अगर आप आधुनिक भारत के इतिहास में आपने पढ़ा होगा, आपको ध्यान होगा कि 1930 में जो पूर्ण स्वराज शुरू होता है, तो उस दिन से जब पूर्ण स्वराज, तो 1930 में उसको रेजोल्यूशन पास हो गया, अडॉप्ट हो गया, राइट। बट 26 जनवरी से एक नया सिलसिला शुरू हुआ था। वो ये था कि उस वक्त जो हमारा झंडा था, उस वक्त ये ट्राई कलर था नहीं, झंडे का डिज़ाइन उस वक्त कुछ और था, उसमें चरखा बना होता था। तो 26 जनवरी को रावी नदी के किनारे पंडित नेहरू ने इस झंडे को फहराया था, और तब से लेके अभी तक, ये 1950 तक, इस दिन को पूर्ण स्वराज के रूप में हम सेलिब्रेट करते थे। तो हमारा इस डेट के साथ एक इतिहास जुड़ा हुआ था। तो इस वजह से ये 26 जनवरी को ये डेट डिसाइड की गई कि हम 26 जनवरी को इसको लागू करेंगे, ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया गया। अब हमें दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ये पास किया गया है, पास करना मतलब, अडॉप्ट करना मतलब नाउ वी हैव इट, नाउ वी हैव इट। हमारे पास एक संविधान आ गया है, बट लागू होगा 26 जनवरी को, ठीक है। अब 26 जनवरी को लागू होने से क्या बदलाव आए? 26 जनवरी को लागू होने से बदलाव एक ये आया कि जो हमारा संविधान है उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर है अनुच्छेद
395 आर्टिकल 395। सो ये 395 आर्टिकल कहता क्या है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि लागू होने का मतलब क्या है। तो 395 अनुच्छेद 395 कहता है कि इस संविधान के साथ, इस संविधान के लागू होते ही जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था ना 1947, 15 अगस्त 1947 को जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947, और अभी तक हम जिस एक्ट के अनुसार चल रहे थे वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इस एक्ट से रिलेटेड इसके साथ जो भी सप्लीमेंट्री एक्ट्स थे जो इस ब्रिटिश इंडियन एम्पायर को गवर्न कर रहे थे, वो सब इस दिन से 26 जनवरी 1950 जिस दिन से ये संविधान लागू हो जाता है, ये दोनों एक्ट उसी दिन खत्म हो जाते हैं, यानी कि रिपील कर दिया जाता है, इनको निरस्त कर दिया जाता है। दे आर रिपील्ड थ्रू दिस आर्टिकल। अभी भी आप अपना संविधान आपके पास है तो आप उसको ओपन करिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेयर एक्ट या जो कोई और दूसरी किताब हो उसमें भी। सो आर्टिकल 1995 आप पढ़ेंगे, उसमें यही बातें लिखी हुई हैं। एक एक्सेप्शन ये था कि जो अबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल को जो अबोलिशन एक्ट था, एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल एक्ट, इसको छोड़ दिया गया था। ये रिपील नहीं होगा, ये लागू रहेगा। ठीक है, प्रिवी काउंसिल यानी जो राजा महाराजाओं का जो राजा महाराजाओं के राज को खत्म करना था ना, अब देश आजाद हो रहा है, अब पार्लियामेंट कानून बनाएगी, संविधान के हिसाब से सारे कानून आएंगे, संविधान एक सुप्रीम लॉ की तरह काम करेगा, और इसके बाद जो भी लॉज आएंगे जो वो इसी संविधान से निकल के आएंगे, इसी संविधान के किसी अनुच्छेद, किसी प्रोविजन को जस्टिफाई करेंगे बेसिकली। ठीक है, सो आर्टिकल 395 से ये दोनों एक्ट रिपील कर दिए गए, और अब से ये डिक्लेयर करता है, ये बेसिकली ये आर्टिकल डिक्लेयर करता है कि अब इस देश में संविधान लागू होगा जो कि सुप्रीम लॉ है। ये एक सुप्रीम लॉ है, सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। इस देश का सबसे बड़ा लॉ यही है। ठीक है, ये बेसिकली फादर ऑफ ऑल लॉज ऑफ आवर कंट्री। ओके, जितने भी बाकी लॉज बनेंगे वो इसी के किसी प्रोविजन से निकल के आएंगे। राइट, सो आर्टिकल 395 से हमने समझा कि ये दोनों एक्ट्स को रिपील किया गया जो ब्रिटिश इंडियन एम्पायर को रूल कर रहे हैं, और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ओके, सो हमने इन दोनों शब्दों में डिफरेंस समझा। नाउ, और हाँ, एक और चीज़ है यहाँ पे, 26 नवंबर, अभी तक 2015 के पहले तक जो 26 नवंबर था, क्योंकि ये डेट भी तो इम्पोर्टेंट है ना, इस डेट को तो हमने अपने संविधान को पास किया, उसको अडॉप्ट किया, तो सिग्निफिकेंस तो इस डेट का भी है। तो इस डेट को अभी तक नेशनल लॉ डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते थे, या इसको लॉ डे भी कहा जाता था, नेशनल लॉ डे। लेकिन 2015 में, अक्टूबर 2015 में, जब डॉक्टर अंबेडकर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो कि मुंबई में है, जब उस मेमोरियल का इनॉग्रेशन हमारे माननीय प्रधानमंत्री कर रहे थे, तो उन्होंने एक नई घोषणा की। तो उस दिन उन्होंने कहा कि अब से हम 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। उसका मकसद ये है कि देश में संविधान को लेकर जागरूकता फैलाना था। उसका मकसद था कि जब हम इस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि हमारा संविधान क्या कहता है। हमारे संविधान के प्रियम्बल में जो बेसिक टेनेट्स बताए गए हैं, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, सोशलिस्ट कंट्री, ओके, एंड डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, सॉवरेनिटी, एंड देन उसके बाद लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तो इन सारे टेनेट्स को, जो हमारे फंडामेंटल टेनेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जो इस देश को बनाते हैं, उनके बारे में हम जागरूक हों, उनका महत्व समझें। इस वजह से इस दिन को 26 नवंबर को 2015 के बाद से कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और जब ये नई प्रथा कह सकते हैं शुरू की गई,
तब काफ़ी जोर शोर से शुरू की गई थी। 2015 में स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन भी हुआ था इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। डॉक्टर अंबेडकर के जो प्रिंसिपल्स थे उनके बारे में लोगों को बताया गया, स्कूल्स में भी सेलिब्रेट किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि जितने भी प्रवासी भारतीय स्कूल हैं वहाँ पे भी इस डे को 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन को उस देश की लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके जागरूकता फैलाई जाएगी, सबको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। और अभी तक तो अरबिक में ट्रांसलेट भी हो चुका है हमारा संविधान। तो 26 नवंबर संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री की पहल है और बहुत नेक पहल है ये। संविधान दिवस 26 नवंबर और 26 जनवरी इज रिपब्लिक डे। ठीक है, 26 जनवरी इज रिपब्लिक डे। 26 जनवरी को संविधान लागू किया जाता है। रिपब्लिक से मतलब ये है कि हमारे देश के जो हेड ऑफ स्टेट हैं, ही और शी इज इलेक्टेड बाय द पीपल। वो बेसिकली वो जनता द्वारा इलेक्ट किए गए हैं एंड दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। ओके, वो कोई राजा महाराजा नहीं होंगे, वहाँ कोई इनहेरिटेंस या जनरेशन दर जनरेशन वाली बात नहीं होगी, बल्कि वो इलेक्ट किए जाएंगे जनता द्वारा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा बेसिक जो डिफरेंस है अडॉप्शन और कमिंग इनटू फोर्स, यानी लागू कब हुआ। ओके, ओके, सो नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग भी हैं और वो एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, सो सबसे पहली बात तो ये जान लेते हैं कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? इसका उद्देश्य क्या है, ये बेसिकली ये करता क्या है। ठीक है, सो हमारी जो डेली लाइफ है, हम जब रोज़ भी जो रोज़मर्रा के जो काम होते हैं वो भी किसी नियम से ही चलते हैं, राइट। या फिर हम देख लें कि जो भी हम खेल खेलते हैं या फिर जो भी सिस्टम हम या कोई हम फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं, तो उसके पीछे भी हम एक प्रॉपर एक तरीका अपनाते हैं, राइट। तो गेम खेलते हैं, उसके भी हम रूल्स तय करते हैं। कुछ भी ऐसे हैफजर्ड नहीं होता है। अगर हम कोई चीज़ ऐसे छोड़ दें कि ठीक है संविधान नहीं होता तो कैसा होता, ये इमेजिन कर लेते हैं अगर ये संविधान नहीं होता तो कैसा होता सिस्टम। संविधान नहीं होता, जो हमारे गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है ना, जो एग्जीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेचर है, जो जुडिशरी है, जुडिशरी कुछ कहती, हो सकता है एग्जीक्यूटिव उनकी बात ही नहीं सुनता, है ना। एग्जीक्यूटिव कुछ कहती, हो सकता है कि जनता ही उनकी बात नहीं सुनती, जनता अपने मन की करती। तो इस वजह से एक लॉ होना, एक डिमार्केशन ऑफ पावर होना, एक ऐसी किताब जो आपको अधिकार भी दे रही है, जो आपको आपके कर्तव्य भी बता रही है, जो सरकार को सरकार के कर्तव्य बता रही है, और जो जुडिशरी को उनका दायरा बता रही है, जो सरकार का दायरा बता रही है। सो बेसिकली इन सब का कनेक्शन भी बता रही है कि जुडिशरी का जनता के प्रति क्या रोल है, सरकार का जनता के प्रति क्या दायित्व है, और जनता का अपने आसपास, अपने बगल, जैसे मेरे साथ जो मेरे पड़ोसी रह रहे हैं, मेरा उनके प्रति भी कुछ कर्तव्य है। ठीक है, मैं जिस कॉलोनी में रह रही हूँ उस कॉलोनी में मैं एक सभ्य नागरिक की तरह रहूं, किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं करूं, पब्लिक शांति को भंग नहीं करूं। ये सारी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी बातें इस देश को चलाने के लिए संविधान ही बताता है। ठीक है, सो व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज ये हमें क्या बताता है कि हाउ अ कंट्री शुड बी गवर्नड। ठीक है, हाउ अ कंट्री शुड बी गवर्न, एक देश को कैसे चलाना है। ठीक है, अब ये चीज कैसे बताता है, ये बेसिकली सबसे पहले तो ये डिमार्केशन ऑफ पावर करता है। ठीक है, डिमार्केशन ऑफ पावर,
सारे इंस्टीट्यूशन को उनकी शक्ति बताता है, आपकी शक्ति कह सकते हैं, या उनके दायित्व बताता है कि आपके दायित्व क्या है, आपकी पावर या आपकी अथॉरिटी कहाँ तक काम करेगी और किस किस लिमिट में काम करनी चाहिए, और आपके जो चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम है इस देश में कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव ये दोनों एक दूसरे पे हावी नहीं हो, बल्कि एक चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम बना रहे, ठीक है। सो ये बेसिकली डिमार्केशन ऑफ पावर देता है, हाउ अ कंट्री शुड बी गवर्नड, ठीक है, रूल्स बताता है ये, कुछ फंडामेंटल यानी मूलभूत अधिकार देता है, ठीक है, राइट्स ड्यूटीज बताता है। डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सरकार को बताता है कि आपको क्या करना है आगे, आपका एक विजन क्या है, सरकार का एक विजन क्या होना चाहिए एक बेहतरीन सोसाइटी को बनाने के लिए। सोशल जस्टिस कैसे आएगा, इकोनॉमिक जस्टिस कैसे आएगा, पॉलिटिकल जस्टिस कैसे आएगा, ये संविधान ही बताता है डीपीएसपी के थ्रू और इसके बाकी प्रोविजंस के थ्रू। ओके, जुडिशरी को क्या बताता है अब, और डिमार्केशन ऑफ पावर में एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे कोर्ट्स, जैसे रिट पिटिशन है, ठीक है, रिट पिटिशन आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाएंगे, ये संविधान आपको बताता है रिट पिटिशन कहाँ जाना है। रिट पिटिशन के लिए या तो हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, ठीक है। और आर्टिकल 51 ये सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। सो सेपरेशन ऑफ पावर कैसा, चेक्स एंड बैलेंस का, दोनों एक दूसरे पे एक तरीके से निगरानी रखेंगे कि कोई किसी की, जैसे सुप्रीम कोर्ट में आप देखते होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर के कोई नया नियम दिया, कोई जजमेंट दिया, उन्होंने बोला कि यहाँ पे लोगों की राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को आप वायलेट कर रहे हैं, पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और एक ऑर्डर आया था जिसमें ये था कि हाईवे से 500 मीटर की दूरी तक कोई भी शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें, ये जुडिशियल एक्टिविज्म भी कहा जाता है इसको, लेकिन ये बेसिकली जहाँ पे एग्जीक्यूटिव फेल हो रहा है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि एग्जीक्यूटिव यहाँ पे अपने कर्तव्यों को पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा है, या कर भी रहा है वो ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, एनफोर्स नहीं हो रहे हैं, वो एग्जीक्यूशन में नहीं आ पा रहे हैं, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट बीच में आता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली गार्डियन ऑफ पीपल्स राइट, एज अ गार्डियन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्टर ऑफ पीपल्स राइट, वो यहाँ पे आता है और नए नए ऑर्डर्स या जजमेंट्स देता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, बट बेसिकली हमने यहाँ पे समझा कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। ये बेसिकली बताता है देश को कैसे गवर्न करना है, पावर का डिवीजन देता है, राइट। सो ये है संविधान का बेसिक मकसद। अब संविधान आ गया, अब इसके आगे हम देखेंगे ये जो संविधान आया है, जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे डॉक्टर BN राव, वो कई देशों में गए थे, वहाँ के जजेस से वहाँ के संविधान को, वहाँ के कानून को उन्होंने पढ़ा, उन्होंने समझा, उन्होंने ये देखा कि वहाँ का कौन सा कानून हम इस देश में लागू कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश की कुछ पर्टिकुलर समस्याएं हैं, किसी दूसरे देश की हो सकता है कुछ और समस्याएं हो, तो उनका संविधान उनके हिसाब से बना हुआ है, तो वहाँ की कुछ ही चीज़ें होंगी जो हमारे देश में हमें ज़रूरत है, पूरा का पूरा कॉपी नहीं करना है हमें। तो उन्होंने कई सारे देशों के संविधान पढ़े, वहाँ के ज्यूरिस्ट से डिस्कशन किया, और फिर फाइनली सब कुछ तय करने के बाद एक जो खाका तैयार किया गया था, ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कई सारे देशों के संविधान से कुछ कुछ चीज़ें उसमें ली गई थी, ठीक है। इसीलिए इस संविधान को ना बोरोड भी कहते हैं, इट इज़ बोरोड। बहुत सारे संविधानों को मिला करके, बहुत सारे देशों को संविधान को पढ़ करके ये संविधान बनाया गया था।
कहते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, कहते नहीं है, ये एक फैक्ट ही है एक तरीके से, कि उन्होंने लगभग 60 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे, 60 देशों के 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे, इसीलिए उनको कहा जाता है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने उन 60 संविधानों को पढ़ने के बाद उसमें से कुछ चीज़ें निकाली कि ये हमारे देश में आ सकता है और इसको किस तरीके से मॉडिफाई करना है अपने देश के लिए। सो इतना सब कुछ करने के बाद ये एक संविधान तैयार हुआ था जो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो परफेक्ट भी था, क्योंकि अभी तक वो बिल्कुल मजबूती से चल रहा है। और एक और बात है कि जब ये संविधान आया था 1950 में, तो एक फिलोसोफर या ज्यूरिस्ट हैं सर आइवोर जेनिंग, ठीक है, सर आइवोर जेनिंग, इनका एक स्टेटमेंट था। इन्होंने कहा था कि ये संविधान बहुत लेंदी है, ठीक है, ये संविधान बहुत रिजिड है, ये संविधान नहीं चल पाएगा। उन्होंने कहा था कि 10 साल से मैक्सिमम 10 साल, इससे ज़्यादा नहीं चल सकता ये संविधान। पर ये संविधान 75 साल हो गए हैं, अच्छे से चल रहा है। और उन्होंने एक संविधान बनाया था श्रीलंका के लिए। श्रीलंका के लिए जो उन्होंने संविधान बनाया था वो 6 साल भी नहीं चला, ठीक है। सो हमारा संविधान बहुत ही बेहतरीन है, हमें गर्व होना चाहिए और हमें इसके बारे में जानना भी चाहिए, ताकि हम और अच्छे से इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के ये हमेशा मजबूत बना रहे। ये संविधान के जो प्रोविजंस है ना, ये एक तरीके से हाफ फिल्ड ग्लास है, एक ग्लास है जिसमें जो पूरा नहीं भरा हुआ है, जो आधा भरा हुआ है, और जो बाकी जो खाली आधा ग्लास है वो समय के साथ, जनरेशन के साथ भरेगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो पहले नहीं थे, राइट टू प्राइवेसी पहले नहीं था, अब समय के साथ उसकी ज़रूरत है तो वो आ गया, ठीक है। अब नवतेज जौहर केस में जो कहा गया था होमोसेक्सुअलिटी को वो क्रिमिनलाइज था, तो उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया। अब ये चीज़ पहले हम नहीं सोच सकते थे 20 साल पहले, अब हमने उस चीज़ को सोचा, उस चीज़ को समझा, उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया। तो समय के साथ जो जनरेशन दर जनरेशन जितनी एवोल्यूशन होती है, हमारा समाज आगे बढ़ता है, उस हिसाब से हमारे अधिकार भी बदलते हैं। सो ये बेसिकली ये संविधान बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बहुत डायनामिक है, प्रगतिशील है। ओके, सो अब कुछ और फैक्ट्स। सो हमारा संविधान लेंदिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे पहले तो ये लिखित है। अब ये लिखित क्यों है? क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है ये फेडरल है, और फेडरल स्ट्रक्चर की ये मूलभूत ज़रूरत होती है कि संविधान जो है लिखित होना चाहिए, नहीं तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो लड़ाई होगी ना कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के या गवर्निंग स्ट्रक्चर को लेके, वो तो फिर देश नहीं चल पाएगा उसके बाद। तो इसी वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन पहली बात तो लिखित रूप में है, और ये लेंदिएस्ट है, सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। होना भी चाहिए, इतने सारे संविधानों को पढ़ने के बाद इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, इतनी पॉपुलिस्ट डेमोक्रेसी को गवर्न करना है। सो इट इज़ द लेंदिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, लेंदिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ये रिटन है, इसका मतलब ये टाइप्ड नहीं है, ये संविधान टाइप नहीं किया गया, ये संविधान लिखा गया है कैलीग्राफी से। कैलीग्राफी पूरी संविधान की जो एक बहुत खूबसूरत संविधान है, आप कभी गूगल में सर्च करिए, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको लिखा गया है। और इसकी जो कैलीग्राफी की गई है वो की थी प्रेम बिहारी। ये नाम आपने हो सकता है कई क्वेश्चंस में देखा भी होगा, ये सवाल आता है प्रीलिम्स में, नारायण रायज़ादा। सो ये जो हैं प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा, ये एक फैमिली ऑफ कैलीग्राफर्स, मतलब इनका परिवार ही पूरा कैलीग्राफी में ही महारत इनको थी। तो पंडित नेहरू ने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप जो संविधान आप लिखिए, आपकी लिखाई बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। तो इनसे ये रिक्वेस्ट की गई कि आप लिखिए, तो ये मान गए। अब इनसे पूछा गया कि आप क्या चार्ज लेंगे, तो अब संविधान लिख रहे हैं भाई, देश का संविधान लिख रहे हैं, क्या ही चार्ज ले सकते हैं ये। तो इन्होंने एक रिक्वेस्ट की, इनकी रिक्वेस्ट ये थी कि जब ये संविधान लिखेंगे तो संविधान के हर पेज में नीचे इनका सिग्नेचर होगा। तो इससे बड़ी क्या जी वो प्राइज ले सकते थे। तो उनके हर पेज में आप असली जो संविधान है इसके हर पेज में नीचे प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा की सिग्नेचर है, और जो आखिरी पेज है उसमें इनके दादाजी की सिग्नेचर है। सो ये डिमांड इन्होंने लिखने से पहले ही रख दी थी, और आज भी है वो। सो ही इज़ द कैलीग्राफर, इन्होंने ही लिखा है इस संविधान को। ओके, अब
अब जो संविधान लिखा गया है ना, ये ऐसा है कुछ, ये फॉर एग्जाम्पल ये पेज है संविधान का, ठीक है, ये ऐसा बॉर्डर बना हुआ है और यहाँ पे संविधान लिखा हुआ है, और एक यहाँ ऊपर एक और ब्लॉक है जिसमें जो हमारी रामायण महाभारत या और भी मैथोलॉजिकल जो स्टोरीज हैं उनकी पिक्चर्स यहाँ पे बनी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पिक्चर्स बनी हुई है, यहाँ कुछ बॉर्डर डिज़ाइंस बने हुए हैं, यहाँ कैलीग्राफी है, और यहाँ पे प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा के सिग्नेचर हैं। तो ये जो यहाँ पे ड्राइंग बनी हुई है, जो यहाँ पे आर्ट है, ये बनाया है राम मनोहर सिन्हा एंड नंदलाल बोस। नंदलाल बोस का नाम आपने आधुनिक भारत में या जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तब भी आपने सुना होगा। ये ओरिएंटल आर्ट के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, और ये दोनों ही शांति निकेतन से थे, जो रविन्द्रनाथ टैगोर का इंस्टीट्यूट था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था, ये दोनों शांति निकेतन से आए थे। वहाँ पे ये ओरिएंटल आर्ट पढ़ाते थे और ख़ुद भी प्रैक्टिस करते थे। तो जो यहाँ पे जो ड्राइंग बनी हुई है, जो पेंटिंग्स हैं, इसमें मिनिएचर पेंटिंग्स कहते हैं उनको, क्योंकि वो छोटी सी हिस्से में बनी हुई हैं। ये मिनिएचर पेंटिंग्स ये नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा द्वारा बनाई गई है। कैलीग्राफर हमारे रायज़ादा साहब हैं, और सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, ठीक है। अब ये लेक्चर था इंट्रोडक्शन, और मैंने आपको संविधान से रिलेटेड जो संविधान का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, संविधान की ज़रूरत क्यों है, और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मैंने बता दिए। एडॉप्शन और उसके लागू होने में जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट लेक्चर में अब हम फाइनली संविधान के सारे हिस्सों के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम प्रियम्बल पढ़ेंगे। ओके, I hope you like this lecture, and we'll meet in next video. Thank you.